बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की जानिब से F-16 तैयारे क्यों इस्तेमाल किए गए, भारत की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अमेरिका से शिकायतें। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 तैयारे लेते वक्त यह मुआहिदा किया था कि भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? अगर मुआहिदा इन शराइत पर किया गया तो ये तैयारे किसने और क्यों खरीदे, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। मगर साथ ही साथ बहरिया टाउन अमल दरामद केस की भी बात होगी कि बहरिया टाउन ने तीनों मंसूबों की कानूनी दायरे में लाने के लिए 479 अरब रुपए की अदायगी की पेशकश कर दी। नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन को अपनी पेशकश पर दोबारा गौर करने का हुक्म, जबकि समाअत को 13 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, तो आपको बताएंगे कि पीटीआई हुकूमत का सरकारी और नीम सरकारी इदारों के सरबराहों की तैनाती के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने का फैसला। इदारों के सरबराहों की तकर्री अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बजाय काबीना करेगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि साबिक DGFIA तारिक खोसा ने अहम हुकूमती टास्क फोर्स से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आखिर उनके इस्तीफे की वजह क्या बनी, इससे मुतालिक भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर क्लासा साहब, यकीनी तौर पर यह मज़्ज़क़ा खेज महसूस होता है कि एक मुल्क जो कशीदगी के दौरान अपने पास जो असलहा है या अपने पास जो तैयारे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिका से भारत ने शिकायतें शुरू कर दी हैं। ये क्या वजह है? क्या हमारे मुआहिदे में नहीं कि वो देखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए? अमिर साहब, और मेरा ख्याल है हमको इतने इस पर एक्सपर्ट नहीं है। ले मैन जो हमारी अप्रोच है, जब से हमने खबरें पढ़ी हैं और सुनी हैं कि इंडिया ने एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की है उन्होंने अमेरिकन को कि आपने जो पाकिस्तान को F-16 आपने वहाँ से बेचे थे और जिसके पैसे लिए थे, साहब से चैरिटी में तो नहीं थे और अच्छे खासे भारी पैसे लिए थे उन्होंने, तो वो जनाब जो अभी ये इनकी डॉग फाइट हुई है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तैयारियों की लड़ाइयाँ हुई हैं, तो जिस पे हमने अपनी साइड से साफ ज़ाहिर है अपने हमारा एक व्यू था जी हम जीत गए हैं, वो कहते जी हम जीत गए हैं, तो वो हमने सब कुछ देखा है वो सारा। अब वो शिकायत लेके पहुँच गए अमेरिका के पास। गॉड फादर तो हमारा अमेरिका ही है ना, दोनों का अल्लाह के फजल से। वैसे इंडिया कहता है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं बर्दाश्त करते। ज़रा इंटरेस्टिंग कि हम दुनिया के किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे, वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो यूरोपीय यूनियन हो, चाइना हो, वो सऊदीज़ हों, अमेरिकन हों, पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही डील करेंगे। कोई थर्ड पार्टी हम नहीं, बिल्कुल थर्ड पार्टी की बात करें तो नाराज़ हो जाते हैं और वो हमें वो ताने देने लग जाते हैं कि आपको बड़े मास्टर्स हैं आपके, तो आप उनके ज़रिए हमसे डील करना चाहते हैं। अब पता ये चला कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो खुद सीख कर रहे हैं जी। अमेरिका के पास गए हैं शिकायत लेके, और मुझे ना इस पे मुझे थोड़ी सी एक नॉन सीरियस होने को मेरा दिल चाह रहा है। हम स्कूल में बच्चे होते थे ना, इसी तरह की शिकायतें उस्तादों को जाके लगाते थे कि उस्ताद जी वो फलां है हमारे साथ, वो देखें न वो कर दिया है, उसने ये कर दिया है, उस्ताद जी मेरे पास तो लड़ने के लिए डंडा था तो वो घर से पिस्तौल लेके आ गया, सर जी उसे कान पकड़वाए, और उस्ताद हेडमास्टर साहब उसको कान पकड़वाते थे। सो इस केस में हमारा जो हेडमास्टर है वो उन्होंने अमेरिका को माना है कि आप पाकिस्तान की गोशमाली करें कि आपके तैयार इन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों किए हैं। अब दो चार इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अगर आप डील देखें, पाकिस्तान ने जो F-16 लिए थे 80s में, ये पहले इनकी डील हुई थी, उस पर मैं स्कैंडल है हम आगे बाद में बात करेंगे। जब की थी तो किसके लिए इस्तेमाल करने थे, हमें तो यही बताया गया जहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पेट काट के सारे जहाज़ लिए गए थे कि हमारा तो एक ही बॉर्डर है जिस पे हम हर वक्त मतलब जंग के लिए तैयार रहते हैं, भारत भी तैयार रहता है, हम भी तैयार रहते हैं, वो तो हमारा मशरकी बॉर्डर है जी। बिल्कुल अगर ये तैयारे हमने वहाँ इस्तेमाल नहीं करने थे इंडिया के साथ कोई लाइकली वार में, एस्केलेशन में, तो हमने इनका क्या करना, अचार डालना था। हमने किसी आप कह सकते अम्यूजमेंट पार्क में रखना था इनको, जहाँ बच्चे जाते हैं और इन पर टिकट लगा लेते हैं कि जी F-16 की तैयारी करें, काकपेट में बैठे और टिकट लगा दें 100 रुपए की, और एक अच्छी मूवी सी चल रही है, एक अच्छी मूवी चल रही है, उसी के अंदर ही वहीं पे आप आके खाने पीने और मशरूबात भी सर्व करें और कौम भी खुश हो जाए कि हमारे पास F-16 भी है। फिर साफ ज़ाहिर है जब F-16 लिए जा रहे हैं तो उसका पर्पस है और डिक्लेयर, हम तो इसके खिलाफ हैं, मतलब दोनों मुल्कों के जंगों के, इनकी एस्केलेशन के, इनके डेंजरस एंड डेडली एंगेजमेंट्स के, कम अज़ कम मैं और आमिर तो दावा कर सकते हैं डे वन से कि हम अगेन इन चीज़ों के खिलाफ हैं, दोस्ती के, पीस के, फ्रेंडशिप के हैं कि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं इतनी बड़ी जंगों पे और यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। और जब इंडियन जहाज़ खरीद रहे होते हैं, क्या पाकिस्तान ने भी कभी जाके किसी मुल्क को शिकायत की है? मसलन फ्रांस से अभी ये ले रहे हैं सर, ये 60 आपके 60,000 करोड़ के, ये सिर्फ आपके ले रहे 36 जहाज़ ले रहे हैं फ्रांस से, राफेल जिसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान ने इतराज़ किया और फ्रांस के पास रोने पहुंच गया हो कि आप इनको क्यों बेच रहे हैं, कल को ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इंडिया तो कहते हैं हम करेंगे और वो इसको आके एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। इन्होंने रशियन से मिग खरीदे, पाकिस्तान ने कोई जाके उनके साथ रोला नहीं डाला कि आप क्यों बेच रहे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड
कि एक मुल्क को अपनी सलामती के लिए, इंडियन अगर आके अपनी सलामती के लिए जो वेपन लेना चाहें फेयर एनफ लें, आपकी ज़रूरत है, वो चाइना के खिलाफ आपने जंग लड़नी है, हमारे खिलाफ लड़नी है, या वट जो लड़नी है, ये बात हमें समझ में आती है। इट्स फेयर प्ले। पाकिस्तान जब भी कोई असला लेने जाए तो वहाँ पे जो पहुँच जाते हैं, उनको कहते हैं हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये बच्चों वाले खेल ना करें, या जंग लड़नी है तो फिर जंग लड़ें। अब क्या शिकायत आ गई है कि हमारे मिग थे, इन्होंने F-16 के साथ लड़ाई कर ली है, ये इतराज आ रहा है। मतलब है पाकिस्तान काल को पहले भारत ये कह रहा है, जो मुझे समझ आ रही है कि आपने हमसे जंग लड़नी है तो आपने जो वेपन इस्तेमाल करना है, हम आपको बताएंगे कि कौन सा जहाज आपका इधर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। F-16 नहीं भेजना आपने, क्योंकि हमारे पास F-16 का मुकाबला नहीं है। भाई आप अपने आगे उनसे पूछें लीडरशिप से, जिन्होंने मिग जाके रशियन जहाज खरीदे थे 60s वगैरह में, जवाब तलबी लें, उनसे पूछें कि आपने जाके पाकिस्तान की तरह बेहतर डील्स क्यों नहीं की। आप तो बड़ा मुल्क हैं, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब आप तो बहादुर लोग हैं, आप दावा करते हैं और बड़ा मुल्क हैं, हम मानते हैं जनाब कि आप बड़ा मुल्क हैं, बिग आपका असला सबसे ज्यादा आपके पास है। मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद, पैसे खर्च करने के बाद, दुनिया पर ये जहां से असला लेने के बाद, आज पता है सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने? उन्होंने कहा जनाब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही जो पाकिस्तानी यहाँ पे हमारा पॉलिटिशियंस करता है, उन्होंने कहा जनाब कि आप राफेल स्कैंडल पे आप यहाँ नोटिस नहीं ले सकते, इसमें करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, इसमें क्या डील्स हो रही हैं, ये काम जुडिशरी का नहीं है, नहीं पूछ सकते आप। हम जाने और राफेल की डील जाने। साथ में उन्होंने इसको पोलिटिसाइज कैसे करने की कोशिश की, क्योंकि ये 59,000 करोड़ की डील है। मैं फिर कह रहा हूँ 59,000 करोड़ इंडियंस, हमारे पैसे के या डॉलर के मुकाबले में, इसको आप यूं समझें डबल कर लें, 1,20,000 करोड़ की डील है। 1,20,000 करोड़ अगर पाकिस्तान खरीदता हो, अगर खरीद रहा होता तो हमें उसके इंडियन डॉलर पैरिटी के हिसाब से ये पैसे देने पड़ते। आज उन्होंने कहा जनाब कि आप इसलिए इससे एतराज़ अपना ख़त्म कर दें कि पाकिस्तानी वो जो F-16 है, हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए जहाज़ नहीं है, लिहाजा ये डील को वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट को आज वहाँ पे इस्तेमाल किया है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस्तेमाल किया गया है कि आप इसको रोकने की कोशिश मत करें, इसमें जो करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसमें डील्स के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसको छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 है और हमारे पास अगर राफेल ना आया तो हम जंग नहीं लड़ सकेंगे। मेरा ख्याल है इट्स ए मैटर ऑफ ह्यूज एम्बेरसमेंट, में मतलब मुताद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपके पास हमारे दोनों मुल्कों में ये इस पर कितनी गुर्बत है। असला हम किन से ले रहे हैं सर? हम चाइना से ले रहे हैं, उससे रशिया से ले रहे हैं, ये कहाँ से ले रहे हैं? हम अमेरिका से ले रहे हैं, ये अमेरिका से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, आपके फ्रांस से भी ले रहे हैं, फ्रांस को बिजनेस दे रहे हैं 60,000 इसका करोड़ का, इसराइल से ले रहे हैं। हमें कहीं पे कोई थोड़ा सा कोई रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? और फिर जब ले लेते हैं असला, इतना सारा असला लेने के बाद तो अभी शिकायत लेके पहुंच जाते हैं हमारे माई बाप के पास कि आपने इनको F-16 दिया, वो हमसे F-16 से लड़ना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाके आज उन्होंने कहा है कि हमारे जहाज जो हैं वो पाकिस्तान के F-16 के मुकाबले में वो नहीं है। आपको तो इतराज ये करने नहीं चाहिए। फिर जंग में तो ये नहीं देखा जाता होता कि कौन सा असला आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, फिर एक दूसरे को आपने तबाह करना है ना। जंग में क्लास फिर सभी कुछ जायज हो जाता है। फिर नहीं, मैं फिर वही कहता हूँ, आमिर साहब इस पे व्यू ले रहे हैं कि इंडियन जो है इस वक्त शिकायत करके अमेरिका के पास, हमारे माई बाप के पास पहुंचे हैं कि जनाब आपने इनको आके F-16 बेचे थे, वो F-16 से उन्होंने हमारा जहाज गिरा मारा है, हमारे लिए बड़ी मसला हो गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाके इसको एक्सप्लॉइट किया है कि जनाब उनके पास F-16 है, हमारे पास राफेल अगर ना आया हम नहीं लड़ सकेंगे, लिहाजा फौरी तौर पर ये 59,000 करोड़ की डील है, इसको थ्रू किया जाए। जनाब हम फिर भी कहेंगे दोनों मुल्कों को, फॉर गॉड से कोई थोड़ा सा कोई मतलब किसी से डर लें। कितनी बड़ी अमाउंट्स हम इस खित्ते का गरीब तरीन ये खित्ता है, ये इंडिया में गुर्बत के अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। इतना पैसा है दोनों मुल्कों के पास, पाकिस्तान के पास भी डिफेंस के लिए इतना बड़ा बजट है और हम भी जाके हम चीज़ें खरीद रहे हैं कि इंडिया के पास हमसे तो मल्टी उस पर ज़्यादा पैसा है। यही पैसा आप इस मुल्क के लिए लगे हैं, अपने शहरों के लिए लगे हैं, कोई शहरियों को ले लगे हैं, कश्मीर पे बैठ के कोई थोड़ी सी बातचीत कर लें, कोई थोड़ी सी सेंसिबल हो जाए। इतना पैसा, और दुनिया के 4-5 बड़े मुल्क दे आर मिल्किंग इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारा गरीब जो कमा रहा है, टैक्सेस दे रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, वो सारे डेवलप्ड वर्ल्ड, आपका फ्रांस हो, आपका इसराइल हो, आपका अमेरिकन हो गए, ब्रिटेन हो गए, चाइनीज हो गए, दुनिया के बड़े मुल्क हैं, वो वेपन्स आके इन दोनों गरीब और जहल अवाम के ये लीडरशिप को बेचते हैं। उसके बाद जब ये दोनों लड़ने पे आते हैं तो वो चारों आके सुलह भी वही करवाते हैं। चाइना भी शामिल हो गया, फ्रांस भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, असला पहले बेचा है, उसके बाद आप आके दोनों ने कहा जरा आके टेस्ट किया जाए, कोई यहाँ पे उसके जश्न चिरागा मनाया जाए और एक दूसरे के जहाज गिराए जाए। उसी वक्त वो 4-5 जिन्होंने असले बेचे हैं
उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं लड़ना, जब हम आपको बताएंगे आपने किस पर लड़ना। तब लड़ना है। आमिर साहब, बातों से ऐसा लग रहा है भारत के कि जब तक उनके पास राफेल नहीं आ जाता, MiG-21 है, तो हम पाकिस्तान तब तक रोड़े सोटे इस टाइप की चीजें लेकर उनसे झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। आगे लड़ाई बड़ी बहुत ज्यादा संगीन होने जा रही है कि ये जो करंट स्कर्मिश हुई है इसका बहाना लेके इंडिया हमें फंसाने जा रहा है बहुत खौफनाक आर्म्स रेस के अंदर। हमारा पहले ही मैंने कहा ना $50 बिलियन का फ़र्क आ चुका है डिफेंस बजट में। अगर हमने उनका फॉलो करने की कोशिश की तो वो हमारा जो सोवियत यूनियन का हाल हुआ था कि अमेरिका की रेस के अंदर ही वो मुल्क टूट के रह गया था, तो हमें भी उस आर्म्स रेस में फंसाया जाना जिसके हम अहल नहीं हैं, फ़िलहाल नहीं है। जब हो जाएंगे तो तब की बात है। फिलहाल बात यह है कि वो जो पंजाबी की एक मिसाल है कि जिदे कारज जाने उदे कमले भी सियाने, कि दम की बात है कि अगर हमारे की लेवरेज हो, हमारी ताकत हो, तो हम अपनी मर्जी की डील ले सकते हैं, ना वो ताकत तो फिर अपनी मर्जी की नहीं। अब इंडिया वापस आ जाए, इसका बैकग्राउंड है, ये आज की कहानी नहीं है, 50-60 से यही कहानी चलती आ रही है। इंडिया ये आज का नहीं हो रहा, इसका एक पूरा बैकग्राउंड आपको आज की कहानी नहीं है, इसका पूरा बैकग्राउंड है। और इसके साथ साथ ये जो डील हुई थी इसमें किसने कितनी किकबैक्स हासिल की हैं और इससे मुतालिक जितनी भी अहम डिटेल है वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। F-16 के हवाले से बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि इस डील में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये इंडिया की पुराना रोना है। ये 1965 की जंग के अंदर जो अमेरिका के बड़े मशहूर टैंक हैं पेटन टैंक्स, तो पेटन टैंक हमने जब इस्तेमाल किए थे हमारी डिफेंस के अंदर उसने बड़ा एक रोल अदा किया था। तो ये उस ज़माने से शोर मचा रहे हैं कि जनाब इसके एग्रीमेंट के अंदर था कि ये जो है ना हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल हो सकते, तो वो क्यों किया हुआ है। बल्कि आज शेखर गुप्ता ने ये ट्वीट की हुई है कि ये बच्चों वाली काम जो आप कह रहे हैं ना, बच्चों वाली ना करें। अगर वो जंग जीत रहे हैं या कोई उन्होंने आपके जहाज़ गिरा लिए तो बच्चों की तरह रोना रोएं कि देखें ना आप हमारे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, जंगों में नहीं है। फैक्ट ये है कि हमें जब F-16 हमेशा हमारे पास तो लार्जली 70-80% तक जो है इंडिया में पूरा एक भानमरी का कुंभा उन्होंने अपनी एयरफोर्स में इकट्ठा किया हुआ है। उसके अंदर हर किस्म के जहाज़ हैं जो उनका एक बड़ा नुकसान रहा। हमारे यहाँ तो 80% के करीब जो हैं वो अमेरिका से ही ट्रेडिशनली रहे हैं। अब हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी उसके अंदर मजीद लाता जा रहे हैं क्योंकि इंडिया से अमेरिका से कदमें बढ़ती जा रही हैं। पर F-16 की दफ़ा आपको याद होगा बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस थी, इंडियन लॉबी वहाँ पर बड़ी मजबूत थी और वैसे ही वो दुनिया का क्योंकि सबसे सोफिस्टिकेटेड जहाज़ था तो वो अमेरिका भी घबरा रहा था हमें देते हुए। मगर उस वक्त क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के अंदर वो हमारे पास फंसे हुए थे, हमारी ज़रूरत थी और उस वक्त सीरियस थ्रेट था कि वहाँ से जो सोवियत मिक्स थे उस ज़माने में वो रोज़ आके हमारे बॉर्डर पे थ्रेटन करते थे, तो वो एक गुंजाइश बनती थी ये देने की। तो उसके अंदर ये बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किसी एग्रेशन में, क्योंकि इंडिया लॉबी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती तो इनको ठंडा करने के लिए वो कहते थे ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा रही हैं। मगर अंडरस्टूड बात है कि वो 60s में तो देखें ना हम सीटो और सेंटो के मेंबर्स थे, तो हमें ये पेटर्न उस ज़माने में भी ये उन्होंने लिखवा लिया था कि जनाब इंडिया के ख़िलाफ़ ये टैंक इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अभी भी इस सारी डील्स के अंदर ये चीज़ शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि हम ये इसको डिफेंस के लिए अपनी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पे हमला होगा हम किसी मुल्क के ऊपर एग्रेशन में नहीं करेंगे। अब बात यह है कि अंडरस्टूड बात है कि हमारी सारी लड़ाई जो है घूम फिर के इंडिया है। बहाना उस वक्त हमने अफगानिस्तान का किया था, मजबूत तो हमारा एनिमी नंबर 1 तो इंडिया है और सारा फोकस भी हमारी तमाम वॉरफेयर का वो इंडिया ही है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये हमने इस्तेमाल कर रही हैं। मगर अभी बदलते हुए हालात में ख़तरनाक बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में तो था हमेशा से 60s 70s 80s आ रहा है, मगर हमारे ख़िलाफ़ ये उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी क्योंकि जो ये बदलती हुई हालात के अंदर शिफ्टिंग पैराडाइम्स के अंदर इंडिया का क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेवरेज बढ़ गया है अमेरिका पे और हमारा बहुत कम हो गया है, तो उसमें ये शिकायत हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है कि हमारे स्पेयर्स रखवाने में।
अब ये जहाज़ आपको पता है 20 30 40 साल पुराने हो गए हैं, बैजेस में आते रहे हैं, और एक स्टेज आई थी जब बिल्कुल ही हमें कैनिबलाइज करने लग पड़े थे। कैनिबलाइज से मुराद ये है कि हमें स्पेयर्स बिल्कुल रोके जा रहे थे, ख़ास तौर पे जब हमने ये एटमी धमाके कर लिए तो उसके बाद कदमें बढ़ गई। और आपको याद होगा हमारे तो जहाज़ क्या देने थे, हमारे पैसे भी खा गए थे अमेरिकन कई साल तक। उसके बदले फिर हमें बड़ी मुश्किल से अपने पैसे वापस दिलाने पे बड़ा एहसान किया था उन्होंने, कि आपके पैसे इतने साल रखने के बाद वो वापस हम दिए गए थे। तो हमें अपने कैनिबलाइज करके दूसरे जहाज़ों के पुर्जे काट कूट के जो ना एक दो की बलि दे के तो बाकी फ्लीट्स को अपनी को जारी रखा था। अभी तो खैर जॉर्डन से हमने एक बैच खरीद लिया हुआ है, थोड़े से हम कवदन है, मगर इस शिकायत को बुरे हालात में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा कि इंडिया जो है अमेरिका के बाद अगर जाके कहता है कि जनाब ये देखें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं तो हमारे स्पेयर्स रोके जा सकते हैं, मज़ीद हमारे ऊपर कदमें आ सकती हैं। हालांकि हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमारा जो LOC क्रॉस किया था हमारा, वो JF थंडर जहाज़ जो थे वो गए थे, जब वो वापस आए हैं तो फिर पता नहीं F-16 इस्तेमाल हुए हैं यूँ, या हमारी कम अज़ कम लाइन है कि हमने डिफेंस में इस्तेमाल किया, हमने एग्रेशन के अंदर क्रॉस बॉर्डर के उस पार हमारा F-16 नहीं गया। मगर ये एक हकीकत है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग बढ़ती है या जंग हो जाती है तो ये F-16 जो है ये इस्तेमाल होने हैं। ये उस वक्त ये हमारी क्योंकि सारी डिफेंस पॉलिसी है वो याद रहे कि 65 में भी प्रीएम्प्टिव थी। हमने हमारी कोई और, क्योंकि हमारे पास उनके मुकाबले में आधे जहाज़ हैं, तकरीबन हर चीज़ आधी है, फौज भी आधी है, जहाज़ भी आधे हैं, वेपन्स भी हमारे, एमओ भी आधा है। तो हमने प्रीएम्प्टिवली पठानकोट पे और उनकी एयर बेसिस पे जाके उनके ज़मीन पे जहाज़ तबाह कर दिए थे। सो हमारा डिफेंस भी एग्रेसिव ऑफेंसिव डिफेंस है। हमारी डिफेंस भी जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस है कि हम फेंस करके अपना डिफेंस करते हैं। तो ये तयन करना कि फेंस क्या है, डिफेंस क्या है, और ये कहना कि जनाब ये शेखर गुप्ता ने भी यही वाली बात की है, बच्चों वाली बात है। मगर ख़तरनाक एलिमेंट है कि इस वक्त जो है अमेरिका अगर हमारा जो अगर जिस तरह मैंने कहा ना कि लेवरेज नहीं रह गया और हम इकोनॉमिकली अगर ताकत नहीं है तो इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड, ये दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अगर हम अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं करेंगे तो हमें बुरी डील्स ही मिलेंगी। और इंडिया को फॉर एग्जांपल अब वो जो F-16 की बहुत लेटेस्ट वर्जन्स अमेरिका से ही लेने जा रहे हैं, उनके लिए कदर नहीं होगी कि उन्होंने सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें कहना पैसे दे रहे हैं, जहाज ले रहे हैं, हम जाने हमारा काम जाने किसको इस्तेमाल करना है। सो ये आपकी कमजोरी होती है, आपकी फाइनेंशियल कमजोरी होती है, आपकी डिप्लोमेटिक कमजोरी होती है कि आप बुरी डील्स लेते हैं। फैक्ट ये है कि हमें ये बुरी डील मिली हुई है, हमने ये साइन किया हुआ है और वाकई ये कदगने मौजूद हैं, एग्रीमेंट्स कदगने मौजूद हैं। लेकिन जी आज एक और चीज़ ना, वो कहते हैं ना एक देहाती एक लतीफ़ा है, एक जट था तो वो गया मेले पे, तो मेले पे गया, जब वापस आया तो शाम को उसकी बीवी ने पूछा सुना है मेला कैसा था। उसने कहा छोड़े मेला कैसा था, सारा का सारा उसकी ना पग चोरी होगी मेले में। उसने कहा सारा मेला जो है ना मेरी पग को यहाँ पे आके चोरी करने के लिए रचाया गया था, ये पग मेरी चोरी करने की थी तो मेला रचाया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडियन हुकूमत ने जो स्टांस लिया है उसके बाद मेरा ख्याल है इंडियंस को समझना चाहिए। जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं पाकिस्तान का है, कि ये सारी ये जो एस्केलेशन हुई है ना, फिर ये सारी फिर आपकी उसकी राफेल डील को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि बड़ी मैसिव किस्म की वहां पे उस पे जो मुझे समझ आ रही है एज ए रिपोर्टर के तौर पर, हम भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं छोटे मोटे, जो मुझे समझ आई पूरा केस पढ़ के कि सब कुछ जो इतना बड़ा इतनी एस्केलेशन की गई है। अंबानी का इल्जाम लग गया था मोदी गवर्नमेंट पे कि इन्होंने अंबानी को इतनी खास तौर पे कैंसिल करके खास तौर पे उनको दिया गया था, वो अरबों खरबों की करप्शन का केस था। तो एकदम से 59,000 का 1000 करोड़, वो तो 59,000 करोड़ जो है ये पाकिस्तान के साथ हमला करने के बाद वो बिल्कुल एक इमरजेंसी क्रिएट कर दी उन्होंने, कहा जी अर्जेंसी होगी ये बहुत ज्यादा। उससे पहले क्योंकि वो जो अपोजिशन पार्टीज हैं इंडिया में वो बहुत बड़ा दबाव डाल रही थी इन पे, इंडियन गवर्नमेंट पे। द हिंदूज ने बहुत सारे उनके डॉक्यूमेंट्स भी छापे, जो उनका एक बड़ा मोतबर अखबार है, बड़ा इंतहाई आप कह सकते हैं रिलायबल उनका न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, उन्होंने भी उसके छापे हैं। अभी वहां से उन पे भी उनको धमकियां दी जा रही हैं, जिन्होंने आगे राफेल स्कैंडल के सारे डॉक्यूमेंट छापे थे। आज हिंदूज के जो एडिटर्स हैं या जो उनके ओनर्स हैं उनको भी ये आज उन्होंने थ्रेट किया गया है कि आप पे हम या सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। सो ये जनाब सारा जो मेला रचाया गया है ना बड़े सगीर में जंग का, वो जट वाली पग को चुराने के लिए रचाया गया है। तो ये डील जो ही मेरा ख्याल है हो जाएगी 59,000 करोड़ की, और फ्रांस
फ्रांस को बिजनेस मिल जाएगा, अमेरिकन को भी इन्होंने बिजनेस दिया है बड़ा सारा। उसके बाद मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद तक कुछ ना कुछ सुकून होने के इनको चांसेस हैं। सारा मेला ये राफेल की इसका डील का है सर। लास्टली मैं इतना कहूंगा अपने उनसे इंडियन दोस्तों से, हम तो हाथ बांध वेरी डेंजरस कि ये अगर इस तरह की डील के लिए ये जंग का एक माहौल बनाया जा रहा है और जंग ऑलमोस्ट इम्पोज कर दी गई है, छोटी सी जंग तो हो गई है, तो ये बड़ा ख़तरनाक बात है। इसके लिए बड़ा उनके इलेक्शन जब तक हैं ये मामला लटका रहेगा। और आजकल मोदी साहब पे भी हुई जो होता था ना, हमारा होता था जनरल जिया साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, जो उन पे आके सवाल कर लेता था तो उसको समझा जाता था ये इसके स्टेट के अगेंस्ट हैं। जो भी उस वक्त का हुक्मरान हो तो उसके खिलाफ बात कर लें तो कह दिया जाता था ये एंटी स्टेट है। आजकल इंडिया में अल्लाह के फजल से यही कुछ हो रहा है। जो जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछ ले, कोई पॉलिटिशियन वहाँ पे उस पर क्वेश्चन कर ले, कोई अपोजिशन का बंदा दो चार बातें कर ले, उनको एक ही सवाल कहा जाता है जो वही यूज़ किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट का कि आप अपनी फोर्सेस पे अदब एतमाद करके भारत की दुश्मनी कर रहे हैं। अब कौन इसका इतना बड़ा बोझ ले कि आप पे इल्ज़ाम लग जाए कि आप अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं? क्यों? कि आपने सवाल पूछ लिया, किससे? मोदी साहब से पूछ लिया या राफेल डील पे आपने सवालात उठा दिए। सो मेरा ख्याल इंडियन का और उसके खिलाफ अब रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, डर बड़ा है। वैसे मैंने ये देखा है मोदी साहब ने उनको बड़ा शदीद तरीके से उन्होंने इंडियन मीडिया को डराया हुआ है। कुछ हमारे पास क्लिप्स हैं, आज तो नहीं कल हम दिखाएंगे कि कैसे वो सख्ती के साथ पेश हो आ रहे हैं और डर के मारे वहां पे जुर्रत कोई नहीं कर रहा कि क्वेश्चन किया जाए। अब कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, वो भी थोड़ी मोड़ी कोई ट्वीट कर देगा, कोई थोड़ा सा क्वेश्चन रेज कर देगा, कोई दीगर चीजें कर देगा। तो लास्टली हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि आप एडवांस मुल्कों को बिजनेस देना बंद करें। दोनों मुल्कों को मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे आवाम का पैसा, हमारे इस खून पसीने की कमाई, वो इंडियंस की हो, उन गरीबों की हो, हमारे गरीबों की हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस आप दुनिया भर को दे रहे हैं, वो एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं। हम आपस में लड़ाइयाँ करके एक दो छोटे हमारे मसले हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और लास्टली आने सीरियस नोट, जंग जब लड़ी जाती है ना फिर शिकायतें ना करें। आप तो हमें शिकायत करते थे ना कि अमेरिका हमारा भाई बाप है और हमारा दफा उसके पास जाते हैं, तो फिर शिकायतें ना करें, फिर जंग को जंग की तरह लड़ें। और पाकिस्तान ने कोई फ्रांस को जाकर शिकायत नहीं की आप क्यों उनको 36 जहाज बेच रहे हैं। बर हमारी लास्ट ये रिक्वेस्ट है कि स्टॉप गिविंग बिजनेस टू एडवांस वर्ल्ड। ना इंडिया वो करे ना पाकिस्तान करे, आपस में बैठ के दोबारा बैठे और अपने मसले हल करें। साहब ये चलिए डील तो जैसी भी हो गई F-16 तैयारों के हवाले से, मगर किक बैक्स को नहीं भूला जा सकता। किसने इसमें कितना माल कमाया? आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट किताब भी यहाँ पे एक पड़ी हुई है। अमर साहब, जैसे राफेल को वहां पे उनका स्कैंडल आया है ना सर, हमारे माशाल्लाह उससे पहले आ चुके हैं। दोनों हम एक दूसरे को ताने देने के काबिल नहीं है। वैसे डिफेंस डील्स में सबसे ज्यादा हमेशा ये करप्शन होती है, पैसा होता है। हमारे तो नेवी के पकड़े गए थे, आपको याद होगा, ये मंसूर साहब थे, वो एडमिरल साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा लंबा हाथ मारा था। नायब ने, जनाब मुशर्रफ ने उनको बड़ी वो किया। अब आमिर साहब, एक आपको याद होगा, वो बात तो बड़ी पुरानी है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकन से ये F-16 खरीदे थे, उस वक्त भी जो डील की गई थी उसमें डूबियस डील थी। अब जाके उस वक्त खबरें लगती थी ज़राए से, आमिर मतीन साहब वाशिंगटन में इन्होंने लगा दी, उस शाहीन सबाई साहब होते थे उन्होंने स्टोरी फाइल कर दी, या कुछ और वहाँ से इधर दाएँ बाएँ से आ जाती थी। अब जो पहली दफ़ा है एक वो हार्सेस माउथ या बिग ये लेवल पे कंफर्मेशन आई है, वो आबदा हुसैन साहबा की किताब है पावर फेल्योर, ये उनकी बुक है और मेरा ख्याल पढ़नी चाहिए। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी किताब है ये, मुझे तो खैर ज़ाती तौर पर पसंद है, मैंने इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा है। इन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जो पाकिस्तान ने F-16 लिए थे इससे अमेरिका से, उसमें लेट 80s में। उस डील में हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ से गए थे, जिन्होंने वो डील साइन की थी, 4 बिलियन रुपीस का कमीशन खाया था सर उन्होंने, 4 बिलियन रुपीस। और कमीशन वो अमेरिकन ने नहीं दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आबदा हुसैन साहब लिखती हैं कि जब ये गई हैं वहाँ पे, उसमें 91, 92 में सफ़ीर लगाया गया इनको वहाँ पे, तो इनकी एक जाके पेंटागन में मुलाकात हुई कि F-16 हमारे रुके हुए थे, कि हमारे वही वाली बात, पैसे भी ले लिए, दे भी नहीं रहे। उस वक्त इन पे इंकशाफ हुआ, एम्बेसी के लोगों ने वहाँ पे इंकशाफात किए, इनको उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा आपके साथ जो हमारी डील हुई थी वो तो चलो हम पैसे हम देखते हैं, आपके लोग जो हैं जो डील करने आए थे वो $30 मिलियन का उन्होंने कमीशन लिया था। ये आबदा हुसैन साहबा को वहाँ बताया गया अमेरिकन के ब्रीफिंग में। वहाँ के $30 मिलियन आप तो कानून के तहत दे दें, उनको कमीशन दे नहीं सकते, उनका लॉ है वैसे अमेरिकन का कि आप किसी को कमीशन ब्राइब नहीं कर सकती कंपनीज। इन्होंने कहा आप तो दे नहीं सकते, कैसे आपने उनको $30 मिलियन दिए? पाकिस्तानियों को दाद दें। जो हम राफेल पे, उन पे स्कैंडल पे हम सवालात उठा रहे हैं, ये बड़े सगीर के लोगों को लूटने के बड़े तरीके आते हैं, वो इंडियंस हों या हमारे पाकिस्तानी भाई हों, बाज दोनों नहीं आते यहाँ पे। इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया? इन्होंने पैसे लेने के लिए, ये इंडाइटमेंट है, ये चार्जशीट है जो आबदा हुसैन जारी कर रही हैं सर,
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम जो $30 मिलियन है हम एक्सपेंडिचर के मद में हम खुद रख लेंगे। जहाज अमेरिका दे रहा है, पार्क वगैरह उन्होंने करने, सप्लाई उन्होंने करनी है। एक नया तरीका निकाला गया यहाँ किक बैक्स लेने के लिए 80s में, लेट 80s में जो पाकिस्तान से टीम गई थी निगोशिएट करने और डील साइन की, कि इन्होंने खुद जो पाकिस्तान ने पेमेंट करनी थी उसी में से $30 मिलियन हमने रख लिए, उसको बढ़ा के, मतलब प्राइस अगर 100 रुपए थी एक जहाज की, हमने उसकी प्राइस जो है 130 रुपए कर ली, ऊपर के 30 रुपए हमने खुद रख लिए। ये डील की गई। मतलब ये कि अमेरिकन को हमने पूरे पैसे दिए जो जहाजों के बनते थे, उन्होंने अपनी पूरी कीमत ली, ऊपर उन्होंने कहा आपकी मर्जी, आपका पाकिस्तान है, आपके ये डॉलर्स हैं, जितने रखना चाहते हैं रखें। इन्होंने $30 मिलियन का कमीशन रखा अपने लिए F-16 में से। उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ अगर ये करेंगे तो वो 30 मिलियन, क्योंकि कागज में तो वही पूरी कीमत उसमें लिखी हुई थी 100 रुपया जो तो वो हम आपको $30 मिलियन देने के वो नहीं है, हम पाबंद नहीं है, क्योंकि वो जो आपके ग्लैडिएटर्स आए थे, शहजादे आए थे पाकिस्तान से, वो $30 मिलियन हमारे अकाउंट में आया नहीं है, उन्होंने खुद ही रख लिए थे, कट पहले से ले लिया था, डील में लिख लिए थे। आबिद हुसैन ने बड़ी डिटेल से बताया कि जब मैंने इस डील को प्रोब किया तो मुझे एम्बेसी के लोगों ने उस वक्त बताया गया कि मैम अगर आपने इन लोगों को छेड़ा तो आपकी नौकरी भी नहीं रहेगी, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, आप इस डील को ऐसे रहने दें, इसकी प्रो भी बात करें कि कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने बैठ के ये सारी F-16 की डील की थी। लास्टली वो कहते हैं कि जब ये मामला मैंने इसको ज़्यादा प्रेस किया तो मुझे बाकायदा वो जो उनकी कंपनी थी उनकी तरफ से आबिद हुसैन को पेशकश की गई थी 2 कि आप एक काम करें, आपको हम यहाँ वाशिंगटन में फ्लैट लेके देते हैं, अच्छा। और आपके 2 बच्चे जो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं उनकी भी ट्यूशन फीस जो है ना वो हम देंगे। सो उन्होंने आबिद हुसैन के बकौल इनकी बुक के इन्होंने उनको ब्राइब करने की कोशिश की कि हम आपको यहाँ फ्लैट भी देते हैं। उनका तो यही था ना, वही पाकिस्तानी वाला $5 वाला बयान तो बड़ा मशहूर हुआ था कि पाकिस्तानी को डॉलर दें तो गिर पड़ते हैं। तो जनाब ये सारी डील है। आज आबिद हुसैन भी माशाल्लाह जिंदा हयात है, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। क्या किसी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जुर्रत है कि ये कल इस इशू को उठाएं, आबिद हुसैन साहबों को बुलाया जाए, डिफेंस कमेटी के सामने बुलाया जाए, या सेनेट की हो या कौमी असम्बली की, इन्हीं की किताब की बुनियाद पर अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो मैं वो आपको रेलिवेंट पैरे जो हैं भेज देता हूँ, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके पूछा जाए। वो तमाम लोग आज जिंदा हैं जिन्होंने वो डील्स भी की थी और उनके रिश्तेदार बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स पे आज भी हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी थे। मेरी उनसे जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट है, सर आपका एक इमेज बड़ा क्लीन एक जर्नल का इमेज है, ये बहुत पहले की डील्स हैं, ये पाकिस्तान का पैसा था, हमारा पैसा था, गरीबों के पैसे से ये जहाज खरीदे गए थे। आज आप दोबारा एक ऑर्डर करें, हाई लेवल एक इंक्वायरी ऑर्डर करें, इंक्वायरी के बाद ये सारे लोगों को सामने लाएं किस किस ने डील ली, ये इसका एक सबसे बड़ा गवाह मौजूद है। एक पार्लियामेंट को कमेटी बनानी चाहिए, इनको प्रोब करना चाहिए। अगर ये कुछ कर सकते हैं कल पार्लियामेंट को इस पर कमेटी बनानी चाहिए कि पाकिस्तान के जो दिफा के लिए ये F-16 आ रहे थे, 80s में खरीदे गए थे, उनमें किन लोगों ने $4 बिलियन का कमीशन खाया था, कौन लोग थे, वो अफसरान थे, सिविलियन थे, यूनिफॉर्म्ड थे, उनको एक्सपोज होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट को खड़ा होना चाहिए और जनरल बाजवा साहब को हम एक्सपेक्ट करते हैं, डीजी हमारे ISPR साहब जो आसिफ गफूर साहब जनरल साहब, इस किताब के हवाले से सामने रख के, और अगर उस पर जनरल असद दुरानी पे ये हो सकती है सर कोर्ट मार्शल, तो फिर असद दुरानी साहब ने बैठ के किताब क्यों लिख डाली जनाब उनके दलत साहब के साथ, तो जनाब ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, ये उससे बड़ा स्कैंडल है। इस पे ISPR को, आर्मी को और पार्लियामेंट को इसको टेकअप करना चाहिए। एक ब्रेक की जानिब चले जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहरिया टाउन के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे कि बहरिया टाउन ने तीनों मंसूबों को कानूनी दायरे में लाने के लिए जो 479 अरब रुपए अदायगी की पेशकश कर दी है, इससे मुतालिक भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जाली अकाउंट्स की तहकीकात हमारे कौमी खजाने को किस तरह से भारी पड़ रही है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, बहरिया टाउन अमल दरामद केस से रिलेटेड बात करेंगे अभी जी, क्योंकि बहरिया के अंदर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके की इन्वेस्टमेंट होती है, अरबों खरबों रुपए की होती हैं, और क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, इसलिए हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि इसके मुतालिक इन्फॉर्म्ड रखें लोगों को। अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहले मलिक रियाज साहब MDA का जो ज़मीन है जो कि उन्होंने गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया था और वो वापस MDA को दिया जा चुका है, तो उसमें जो है तकरीबन
7,675 एकड़ जो थे वो तो एमडीओ के थे, मगर उसके अलावा जो है 16,000 एकड़ जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना मलिक रियाज साहब के पास कब्जा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो गैर कानूनी उस पर था, इनको फैसला करना है कि इनका क्या किया जाए इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने। तो पहले मलिक रियाज साहब 200 अरब रुपये ऑफर कर रहे थे, 200 से 300 400। अब लेटेस्ट जो उन्होंने है ना जो फिगर दिया है मलीर के लिए सिर्फ 405 अरब रुपया है, और मगर टोटल जो है ना 479 अरब रुपया ऑफर किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी बस मेरी जान छोड़ दें, इसी में कराची बैरिया टाउन भी शामिल कर लें, इसमें जो पिंडी के अंदर तख्त बड़ी इस्लामाबाद में तख्त बड़ी फॉरेस्ट है जिसकी ज़मीन पे वहाँ 10,000 के करीब दरख्त जो हैं काट दिए गए, उसका लैंड को भी शामिल कर लें, और सुख्तर और मांगा लैंड सारा मिला जुला के ना मेरी जान छोड़ दें, और ये जो है ना 479 अरब रुपया ले लें। ये बढ़ते बढ़ते 200 से आ गया है। तो अभी ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। 2-4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में ने जो कि पक्की कर दी हुई हैं। एक तो उन्होंने ये देख लिया है कि जनाब ये 16,000 एकड़ जो कि इनको मना किया गया था 2016 में कि आपने मजीद ये आपका कंट्रोवर्शियल है लैंड ना खरीदें, तो ये लैंड खरीदते रहे। ये क्यों खरीदा, कैसे खरीदा? दूसरे इनके एजेंट जो हैं वो गैर कानूनी, जो इनके पास है भी नहीं है और जो है वो गैर कानूनी है, उसको पब्लिक को झूठ बोलते रहे और अपने जो ब्रोशर्स थे उनके जरिए बेचते रहे। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद जो है 12 फरवरी को ये कहा हुआ है नैब को कि जनाब ये इसके रेफरेंस बनाएं, ये जुर्माना अलहदा होगा, रेफरेंसेस अलहदा बनेंगे, गिरफ्तारियां अलहदा होंगी। मगर नैब जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में ये चेयरमैन साहब ने ये इख्तियारात आप देखें ना, जहाँ मलिक रियाज आता है वो लोग हर कोई इख्तियार अपने पास रखता है, ये इख्तियार उन्होंने कहा ये मेरे पास आएगा, और वहाँ फुट ड्रैगिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। आप ही शिकायत करते थे कि नेचुरल लेवल पे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अब चेयरमैन ने एक अच्छा काम किया, अपने हाथ में लिया है, वो कहते हैं डैम यू डू डैम, वो है ना एक बुला तो लिया है, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि रेफरेंस फाइल किए जाएं, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए बाकी सबको जिस तरीके से गिरफ्तारियां पूरे पॉलिटिशियन हो रहे हैं, अब तो बाबू भी रक्त हो गए हैं, मलिक रियाज साहब को हाथ डालने की आज भी जरूरत नहीं हो रही है। अरबों खरबों रुपए के झूठ पकड़े गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट साबित हो चुका है, इसमें कोई बहस नहीं रह गई है कि ये केस है या नहीं है, चोरी है और चोरी पकड़ी गई हुई है। बाय द वे उससे मैं हिंट करा दूं कि ये जो अभी आज बिलावल साहब बड़ा शोर मचा रहे थे कि बहुत बुरा ये डील हुई है, और बंदा तो नहीं पकड़वाने वाला जैसे आला सिराज दुरानी को पकड़वाया था। सिराज दुरानी साहब का मैं आपको हिंट दे दूं, तफसीलात बताएंगे कि हालत ये है कि ये सारों की चीखें इसलिए निकल रही हैं क्लास साहब कि 12 घड़ियां हैं, सिर्फ 12 घड़ियां जो है ना उनकी 10 करोड़ रुपए की वैल्यू है। जो उनके लॉकर्स में से पकड़ा गया सामान, उसकी माइंड बॉगलिंग डिटेल्स हैं। वो अनकरीब उनके घड़ियों की आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। 12 घड़ियां सिर्फ जो है ना 10 करोड़ की वैल्यू तो उन 12 घड़ियों की है। 60 करोड़ रुपए की जायदाद जो है ना उनकी बेटी की साहबजादी के नाम पे करवा दी गई थी। अभी ज्वेलरी और वो जो डायमंड सेट है ना उसकी कीमत मालियत वो अलहदा है। माइंड बॉगलिंग डिटेल्स लोग गिफ्ट दे जाते हैं। आपका दिल, आपको मुझे कोई गिफ्ट ना दे तो इसका मतलब दुनिया में किसी को गिफ्ट नहीं मिलते। 12 एक देखे ना आजकल दौलत इकट्ठे करने के तरीके हैं कि वो घड़ियों की सूरत में रखते हैं। सो ये कभी एकदम सिलसिला शुरू होता है गिरफ्तारियों को, लगता है कुछ हो रहा है, फिर एकदम से रुक जाता है। ऐसे ही ये ना तीतर बटेर ऐसे आधा चल रहा है। मैं थोड़ा सा जो आमिर साहब ने मलिक रियाज साहब पे बात की है ना, लास्ट टाइम भी बात की है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ी सी दोबारा। इवन इट्स अगेन ए वेरी अनपॉपुलर थिंग जो मैं अभी कहने वाला हूँ। मैं मतलब मलिक रियाज साहब पे सबसे पहला स्कैंडल जब हम आए थे, ये मुकाबिल का जो पहला स्कैंडल था वो मलिक रियाज साहब पे किया था हमने। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देता जाऊँ कि ताकि हम क्वालिफाई कर सकें जो मैं कहने वाला हूँ। उन्होंने हमें 5 अरब रुपये का नोटिस भेजा था, उन्होंने अदालती कि जुर्माना दें हमें आते रहते हैं इस तरह के नोटिस आज, और आजकल भी कि 2-4 बहुत बड़ी पार्टी ने हमें नोटिस भेजे जो उनके ये मुंह पे पड़ने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो हमने, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे मालिकों ने, और हमें बड़ा फ़ख्र फील होता है, इन्होंने जब 5 अरब की बजाय 10 अरब का उनको नोटिस भेजा कि आपने हमारे प्रोग्राम की स्टोरी को चैलेंज कैसे किया, आपने ये कहने की कि गलत स्टोरी है। खैर हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ये ख्याल है ये जितने इन चीज़ें बताए, 400 अरब रुपये पे बात हो रही है सर, 479 अरब रुपया तकरीबन 5 बिलियन डॉलर के करीब, या 4 बिलियन डॉलर वट एवर अमाउंट। अब ये है कि मलिक रियाज पे बहुत सारी तनकीद, मतलब मैं इसलिए बताया कि हम उन पे सबसे ज़्यादा शोज़ हमारे प्रोग्राम में हुए हैं।
सवाल ये है कि मलिक रियाज की दो चार अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल पे उन्होंने हाउसिंग दी है, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट बनाए और जितने बड़े थे सारे कामयाब उन्होंने चलाए हैं। अब उनके जाके शिकायतें आना यहाँ पे शुरू हुई हैं। हालांकि ये CDA के पास यहाँ पे 18,000 की ब्रिगेड फोर्स है, 2 सेक्टर आज तक डेवलप नहीं। अब जाके कोई नई मैनेजमेंट आई है, तो उनके नए चेयरमैन आमिर साहब आए हैं, आमिर अहमद हैं, और साथ में हमजा शफकात वगैरह मैं देखता हूँ डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों ने आके अब जाके कुछ काम शुरू किया। 30 सालों में CDA एक सेक्टर नहीं डेवलप कर सका था, उन्होंने हर शहर में सारी चीज़ें कर ली, नौकरियां जनरेट, वो तो एक अलहदा चीज़ें हैं, मार धाड़ की जिस पे हम भी आके स्कैंडल स्टोरीज करते रहे और करते रहेंगे। अब सवाल ये 500 अरब रुपया कहाँ पे जाएगा? मेरा ये ख्याल है इमरान खान एक थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लें, ये ज़रूरी है। जो इनका नया पाकिस्तान हाउसिंग इनकी स्कीम है ना, ये मलिक रियाज के साथ बैठें, उनके साथ बैठ के 500 अरब रुपया वो जो दे रहे हैं, आप तो कहते हैं ना पैसे कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, आप उनसे कहें और एक एक पैसे का कोई अच्छी सी टीम बने जो मॉनिटर करे और मलिक साहब को उसके साथ इंचार्ज रखें कि मलिक साहब आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ दी है, अब तक आप हुकूमतों से ब्लैकमेल होते थे, सहाफ़ी हम अलहदा लूटते थे, आपको यहाँ पे इमरान खान के होते हुए कोई नहीं लूटेगा, मेरी आपसे गारंटी है। खान साहब डील करेंगे उनके एक साथ, मिनट मलिक सर, साहब। मैं अपनी अगर लास्ट मुकम्मल कर लूँ, ये 500 बिलियन रुपया उनसे लें, इसको फंड में रखें, मलिक साहब के जरिए ही जो आपने 50 लाख घर यहाँ बनाने हैं, आपने अगर हुई यहाँ पे भानुमती के कमरे खड़े करने हैं, गंदे गंदे यहाँ पे फ्लैट खड़े करने हैं, किसी का मुंह नहीं होना, किसी का तरीका नहीं होना, ये पैसा जाए मत करें। 500 रुपया आ रहा है आपके पास, इमरान खान साहब को उनको बुला के बैठ के ये 500 बिलियन लेके उसकी कमेटी बनाए, उसमें मलिक रियाज को बिठा के उनके मशवरे से, उनकी आप कह सकते हैं स्किल से फ़ायदा उठाएं। ये 500 बिलियन रुपीज़ के फ्री किस्म की यहाँ पे लाखों घर आपको फ्लैट्स बना के दे सकते हैं वो। इस पैसे को अगर आपने दोबारा डाल दिया इसी सिस्टम में कि हुकूमत पाकिस्तान के फंड में तो फलाने फंड में, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी खा जाएगी, आपके सियासतदान डेवलपमेंट के नाम पे खा जाएं। आपको मलिक रियाज के साथ बैठ के उनकी कुछ चीज़ों को, उन्हीं के पैसे को, उन्हीं के जरिए इन्हीं गरीबों की अपलिफ्ट के लिए नए शहर बनवाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये अगर इस तरीके से बनाना है ना कि आप MDA का लैंड एक नाजायज़ पैसा लेके और वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक लैंड उनको दे के, यहाँ पे कराची में लैंड लेके गैर ज़रूरी कब्जे करके और जो है अरबों खरबों रुपए की गवर्नमेंट के फेवर से लेके बनाने हैं, तो ये इमरान खान साहब मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। 500 अरब रुपया तो सिर्फ ये स्टार्ट है ना जो इनसे लिया जा रहा है, यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसका कैसा यूज होगा, यूटिलाइज खजाने में आएगा, लोगों का ये नहीं, उसका लोगों का घर बन जाएगा, लाखों घर बन सकते हैं। नहीं तो ये जो मुझे बिल्कुल बनने चाहिए, मैं तो बिल्कुल उसमें ही कह रहा हूँ, मगर ये मलिक रियाज साहब के क्रेडेंशियल्स वो वाले नहीं रह गए, पहले ये पुराने हिसाब चुका लें तो उसके बाद फिर बात होगी। अभी तो ये इसी को करके कि जी क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे काम भी थे, रॉबिन हुड जो था वो डाकू लोगों में गरीबों में बांटता था। तो सर 500 अरब आ रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, यहाँ पे ये 12-14 करोड़ लोग यहाँ आपके गरीब हैं, इन्हीं कामों तो की वही वजह से पैसा गुर्बत आ रहा है। है, इसी पैसे को उनको घर बना के दें, नए शहर बना के दें, स्लम्स हमारे तबाह होकर रह गए, गरीबों के लिए 500 अरब इज ए हेल ऑफ मनी, उन्हीं के जरिए बिठाएं, उनकी स्किल इस्तेमाल करें, उनसे जरा आइडियाज लें। हम जो बाहर से लोग ला रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं और फ्री में 500 आपको मिल रहा है। बार ये तजवीज आपकी बड़ी अच्छी है उस सेंस में कि ये तमाम ही एलीट हाउसिंग है। अगर ये तमाम हाउसिंग जो पाकिस्तान की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके लिए लाजिम कर दिया जाए कि वो गरीबों के लिए क्वार्टर एक 20-30% करें, तो वो जो इनका टारगेट है 10 मिलियन घरों का, वो आधे से ज्यादा उसी में से पूरा हो जाता है और उससे गरीब आदमी की भी हाउसिंग का मसला हल हो जाएगा। मैं बैठा होता और मेरे पास कोई पावर होती ना, मैं बेशक पब्लिक मेरे खिलाफ मुझे गालियां दे रही ना कुछ करती, मैं गरीबों के लिए ना ये 500 बिलियन से मलिक रियाज साहब को बुलाता और उनको कहता है ना बाकी जो चीज़ें चलती रहेंगी, ये पैसा है, ये चीज़ें संभालें और इस मुल्क में इतने घर जो बनते हैं ना पर यूनिट का हिसाब लगा के इतने लाख बनते, 1000 बनते, घर हमें खड़े करके दें। लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। मैं क्विकली का सब कल इसकी तफसीलात बताएंगे। आज ये कैबिनेट के अंदर जो है डिस्कशन फाइनली जो है ना, ये कल की कैबिनेट के अंदर जो है वो CEO जिस तरीके से अपॉइंट किए जाने हैं, ये ऑटोनमस बॉडीज और सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ की, उसका तरीकाकार वज़ा किया गया है। जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के आप कह रहे हैं ना कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हो, ये डिस्कशन कहीं नहीं होती, ये आपस में बाबू बैठ के कर लेते हैं जो उनको फेवरेबल होता है। मुझे जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है और ये 5 साल मुझे रिफॉर्म्स होते हुए ब्यूरोक्रेसी के नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह के फैसले कर रहे हैं ये सारे या ये अदालतों से उड़ जाने हैं या टेस्ट ऑफ टाइम नहीं पास कर पाएंगे। तो
तो ये अभी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह पीटीवी का हाल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस और तरीके हैं, किस तरीके से ले डाउन करने हैं, ये बाबू अपने बंदे लगाने के लिए वो है। नवाज शरीफ का भी आपको याद होगा कि शुरू में वो रऊफ साहब के निगरानी में कमेटी बनाई गई थी, बड़े अच्छे अफसर थे, मगर उनको एहसास हुआ कि हो ये तो जो अपने बंदे लगवाने होते हैं, मासी चाची के बच्चे, ये प्रोसीजर से, ये इन कमेटियों से नहीं बनते। अल्टीमेटली हर एक को चाहिए होता है कि यार छोड़ो, एक बस ऐसी खाना पूरी कर देते हैं। तो ये बना तो दी, इस कमेटी की तफसीलात कल बताएंगे, काफी इसमें काफी बड़ी है। तो ये आज अभी वहां से वो कर रही हैं। इसके अंदर क्विकली हम बता दूं कि और इसके साथ कुछ कमेटीज जो बनाई जा रही हैं, सब ग्रुप्स जो है टास्क फोर्स में, उसके अंदर नदीमुल हक साहब की उसमें एक इंडक्शन और रिक्रूटमेंट में कमेटी बनाई जा रही है, एक सलमान गनी साहब की उसमें ट्रेनिंग की एक बन रही है, फिर 2 कमेटियां शायद कारदार की उसमें बनाई जा रही हैं। कल बताएंगे और बताएंगे कि तारिक खुसर साहब ने रिजाइन क्यों किया, उनके रिजाइन की वजह क्या बनी, इससे मुतालिक कल बताएंगे। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।